हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री। तो देखिए, आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। हमारे सिलेबस में से हिस्ट्री में से कुछ चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुके हैं, कट चुके हैं। तो मैं बता रही हूँ वो चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में जो नहीं आएंगे अब। तो देखिए, एक तो ये चैप्टर 5 है, यात्रियों के नजरिए से। एक तो ये चैप्टर जो है भाई सिलेबस से कट चुका है, ये नहीं आएगा, डिलीट हो गया है चैप्टर। ठीक है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है वो है 8वां चैप्टर, किसान, जमींदार और राज्य। ये वाला जो 8वां चैप्टर है ना, एक ये नहीं आएगा हमारे सिलेबस में, ये भी हट चुका है। और एक है 12वां, औपनिवेशिक शहर। ये 12वां चैप्टर जो है एक ये नहीं आएगा, ये भी हट चुका है। तो जो है हमारे सिलेबस से 3 चैप्टर जो हैं हट चुके हैं, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। तो अब तक हमने चैप्टर 1 से लेके 7 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मैंने कल ही 7th चैप्टर के 3rd पार्ट की वीडियो जो अपलोड कर दी है। 7 चैप्टर जो है हमारा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अभी हमने देखा है कि 8वां चैप्टर जो वो डिलीट हो चुका है। तो अब हम उससे आगे का कर रहे हैं, चैप्टर 9। तो देखिए, चैप्टर 9 जो है शुरू करते हैं, देखते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या नहीं है। तो ठीक है, चैप्टर 9 का देखते हैं क्या इसका नाम है, शासक और अतिवृत्त। चैप्टर का नाम क्या है, शासक और अतिवृत्त। तो चलिए देखिए, मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को जनता पर शासन करने के योग्य मानते थे। क्या था भाई, जो मुगल साम्राज्य के शासक थे ना, शासक मीन्स राजा। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने बता रखा है कि शासक का मतलब राजा होता है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के राजा खुद को मतलब कि स्वयं मतलब कि खुद को जनता पर शासन करने के योग्य मानते थे। मतलब कि मुगल साम्राज्य के राजा थे भाई, वो खुद को ना जनता पर शासन करने के योग्य मानते थे कि हाँ, हम जनता पर शासन कर सकते, वो खुद को ऐसा मानते थे। ठीक है, आगे देखिए, इसीलिए उन्होंने राजवंशीय प्रचार प्रसार के लिए राजवंशीय इतिहास लिखना शुरू किया। तो देखिए उसमें क्या लिखा जाता था, मतलब कि इन्होंने ना खुद का ही राजवंशीय प्रचार और प्रसार लिखना शुरू कर दिया। वो कैसे, तो देखिए मैं बताती हूँ, आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं ये। देखिए, जैसे कि इतिहास में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा होता था। मतलब कि जो लिखवाते थे ना, उसमें सब कुछ राजा के बारे में लिखा जाता था। जैसे कि देखिए, बादशाह ने कोई युद्ध जीत लिया, वो चीज में लिखा जाता था। जो वो उनका इतिहास होता था राजाओं का, उस चीज में ये चीज लिखी जाती थी कि भाई ये राजा है, इसने ये वाला युद्ध जीता है, तो वो उस चीज में लिखा जाता था। आगे देखिए, बादशाह कहीं युद्ध करने गया, वो भी इस चीज में लिखा जाता था। और क्या लिखा जाता था, शासन व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था, मतलब कि जो शासन व्यवस्था होती है, ये चीज भी उसके अंदर नोट की जाती थी, लिखी जाती थी। टैक्स व्यवस्था भी मतलब कि जो जनता से टैक्स वसूली करते हैं वो भी, नियम कानून निर्माण, ये सारी चीजें उस चीज में बुक में लिखी जाती थी, ताकि कल को कोई उस बुक को खोल के देखे तो उस राजा के बारे में सब कुछ हमें मिल जाए कि हाँ, ये इस राजा का वो था। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजी में लिखने वाले इतिहासकारों ने उसे इतवर्ती इतिहास नाम दिया। मतलब कि अंग्रेजी में लिखने वाले जो इतिहासकार थे ना, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इतवर्ती। ठीक है, इसको इतवर्ती इतिहास का नाम दे दिया। जो राजा के बारे में जितना सब कुछ भी लिखा जाता था, उसको नाम दे दिया अंग्रेजी में लिखने वाले इतिहासकारों ने उसको क्या नाम दे दिया, इतवर्ती इतिहास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी आ सकता है, नोट रखना। आगे देखिए, मुगल कालीन इतिहास को कम से कम लिखने में इन इतिवर्तियों का सहारा लिया गया था। मतलब कि मुगल कालीन जो इतिहास को लिखने में इन इतिवर्तियों का सहारा लिया गया था। आगे देखिए, मुगल शासक, जो मुगल शासक था वो हमारा 1526 से लेके 1857 तक था। 1526 में सबसे पहले बाबर वाला युद्ध हुआ था ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। पहले आप इतना जानिए
कि मुगल शासन कब से कब तक था, 1526 से लेके 1857 तक। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए शासन, ये मैंने पूरा लिख रखा है। देखिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक, जो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे मुगल साम्राज्य के, वो कौन थे? जहीरुद्दीन बाबर। कौन थे? जहीरुद्दीन बाबर थे। ठीक है, 1526 में इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो बाबर थे ना, इन्होंने भाई 3 युद्ध लड़े थे। हमारे सिलेबस में तो खैर नहीं है, ये जीके है, जनरल नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए, पर जितना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है, 1526 में यहाँ से स्टार्ट हुआ ये फर्स्ट। आगे देखिए 1530 से लेके 40, 1530-40 से 1555-56 तक कौन रहे? हुमायूं रहे। 1530 या 40, 1555-56 तक कौन रहे थे? हुमायूं। 1556 और 1605 तक कौन रहे थे? अकबर। फिर ये आ गए थे। ठीक है, ये शासक है भाई, ये इनका शासन था। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने 1526 में। उसके बाद है ये। ठीक है, 1605 से 1627 तक जहांगीर रहे थे। 1628 से 1652 तक शाहजहां रहे थे। 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहे थे। अब देखिए ये इतने सारे कोई कैसे याद करे? सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जागीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसके लिए देखिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है, जिससे कि आपको ये 1 ही मिनट में सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है? देखिए बाज शाह। क्या ट्रिक है? बाज शाह। देखिए जैसे बी फर्स्ट है, बी से मतलब बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जागीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। कुछ मुश्किल है? बस आपको ये छोटा सा वर्ड याद करना है, बाज शाह। ठीक है, आप इतना याद करोगे आपको ये सारे के सारे डिटेल में याद होंगे। ठीक है, बाज शाह। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर 1857 में। अंतिम मुगल शासक कौन थे भाई? बहादुर शाह जफर 1857 में। तो देखिए मुगल शासन जो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए मुगल शब्द। जो टॉपिक हमारा वो है मुगल शब्द। तो देखिए मुगल शब्द मुगल से आया है। जो ये मुगल शब्द है ना, ये कहाँ से आया? मंगोल से आया है। ठीक है, बाबर शासक अपने आप को तैमूरी कहते थे। जो ये बाबर थे ना, ये अपने आप को तैमूरी कहते थे। क्यों कहते थे तैमूरी? वो देखिए, जो इनके पिता थे ना, इनका जो पिता पक्ष था वो तुर्की शासक तैमूर थे। तुर्की थे, मतलब कि जो इनके पिता थे वो थे तुर्की शासक मतलब कि तैमूर। तो ये उनके बेटे थे, उनके वंश, मैंने ये नीचे लिख रखा ना, वंशज। और जो इनकी माता थी ना, वो औरंगजेब खां ये थी। ठीक है, जो इनके पिता थे वो तुर्की थे, और जो इनकी माँ थी वो चंगेज खां। तो ये खुद को तैमूरी कहते थे। ठीक है, आगे देखिए बाबर की भाषा तुर्की थी। अभी मैंने बताया इनके पिता थे ना तुर्की, तो इनकी जो भाषा थी वो तुर्की थी। यूरोपियों ने 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक का वर्णन करने के लिए मुगल शासक शब्द का प्रयोग किया। क्या किया भाई? यूरोपियों ने 16वीं शताब्दी में भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखिए राजधानी। अब राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो राजधानी थी वो सबसे पहले थी आगरा। आगरा 1526 से 1571 तक थी। उसके बाद फतेहपुर सिकरी ये हो गई, ये थी 1571 से 1585 तक। ठीक है, फिर उसके बाद थी लोहार, जो कि ये पाकिस्तान में पड़ती है। पीके का मतलब पाकिस्तान। ठीक है, ये थी 1585 से 1558 तक 98 तक।
फिर उसके बाद फिर से आगरा आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या राजधानी जो है फिर से आगरा आ गई 1558 से 1648 तक। फिर उसके बाद शाहजहानाबाद आ गई, जो कि ये दिल्ली में, कहाँ भाई, दिल्ली में, 1648 से 1857 तक। राजधानी भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है इतिवृत्तों की रचना। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या है इतिवृत्तों की रचना। तो देखिए, इतिवृत्त साम्राज्य और दरबार के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थे। जो इतिवृत्त साम्राज्य किसके लिए, दरबार के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण थे। आगे देखिए, इसका उद्देश्य यह भी था कि जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया उनका असफल होना तय है। मतलब कि जो इतिवृत्त साम्राज्य, एक तो ये है कि ये दरबार के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। इतिवृत्त जो साम्राज्य, अभी हम जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने जब चैप्टर स्टार्ट ही किया था तब पढ़ा था हमने, जो वो इतिहास होता था उसको इतिवृत्ती इतिहास का नाम दे दिया गया था। तो ये इतिवृत्ती जो है ये दरबार के लिए महत्वपूर्ण था। और इसके बाद इसका उद्देश्य यह था कि जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया, मतलब कि जिन्होंने भी मुगल साम्राज्य का विरोध किया ना, उनका असफल होना तय है, ये बताया गया है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य यह भी था कि अभी से अगर लिखी में रखोगे तो जो इनकी भावी पीढ़ी आएगी उनके पास भी ये होगा कि शासन व्यवस्था कैसे रहा होगा, पूरी लिखी वर्ण होगी। मतलब कि जो ये इतिहास जो भी लिखा होगा, इससे क्या होगा कि जो भी इनके आने वाली पीढ़ी होगी, इनके कोई बच्चे वगैरह कुछ भी होंगे, अगर वो इस चीज को उठा के देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, जो हमारे पिता थे, दादा थे, मतलब कि जो भी है, उनके उस टाइम में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। अब आप कुछ भी मान लो, जैसे हम एक डायरी लिखते हैं, बुक लिखते हैं, ठीक है, हम अपनी सारी बातें लिख देते हैं उस डायरी में, शेयर कर देते हैं, सब कुछ लिख देते हैं। अब जब कल को हम नहीं होते, उस बुक को कोई पढ़ेगा, हमारी डायरी को कोई पढ़ेगा, तो उसमें हमारा सब कुछ मिलेगा, जो जो हमने लिख रखा है अपने बारे में, सब कुछ, ठीक है। तो सेम ऐसा ही कि जो भी ये लिखते थे उनकी आने वाली पीढ़ी को इस चीज से पता चलता था कि वहां पे शासन व्यवस्था ये सब कैसी थी, हमारे पूर्वजों के टाइम पे ये क्या सब होता था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। लेखक दरबारी होते थे, इतवर्ती शासन के अनुसार लिखे जाते थे, ठीक है। शाही परिवार, दरबार, अभिजात वर्ग, युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। इतवर्ती शासन के अनुसार लिखा जाता था। और क्या क्या लिखा जाता, शाही परिवार, इसके बारे में भी लिखा जाता था उसके अंदर, दरबार, इसके बारे में भी, जो अभिजात वर्ग है इस चीज के बारे में भी लिखा जाता था, और युद्ध, इस चीज के बारे में, कि ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि जब कोई राजा युद्ध वगैरह करने जाता था वो चीज भी नोट की जाती थी, और कोई युद्ध जीत गया या फिर हारा है, मतलब कि वो सारी चीजें जो है लिखी जाती थी। और प्रशासनिक व्यवस्था ये भी, तो ये सारी चीज इस इतिहास के अंदर जो है लिखी जाती थी, जो भी उस टाइम पे ये लिखते थे। आगे देखिए, लेखक की नजरों में साम्राज्य का इतिहास और दरबार का इतिहास एक ही था। मतलब कि जो लेखक है, जो लिखने वाला है, उसकी नजरों में एक तो साम्राज्य का इतिहास और दरबार का इतिहास वो एक ही माना जाता था। क्यों, उसका तो सिर्फ लिखने का काम है, उसको जो जैसा बोला जाएगा वो वैसा ही लिखता जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तुर्की से फारसी की ओर। तो देखते हैं इसमें क्या है, तुर्की से फारसी की ओर, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। तो देखिए, मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। जो मुगल दरबारी इतिहास था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था भाई, फारसी भाषा में लिखा गया था। दिल्ली के सुल्तानों के समय हिंदवी फारसी खूब फली फूली। मतलब कि जो दिल्ली के जो सुल्तान होते थे उस टाइम पर हिंदवी, इसको हिंदी को मतलब कि उस टाइम पे हिंदवी बोलते थे, ठीक है भाई। तो हिंदवी और फारसी भाषा जो है वो खूब फली फूली, मतलब कि अच्छी खासी चलती थी उस टाइम पे, ठीक है।
आगे देखिए, बाबर ने कविताएं संपूर्ण तुर्की भाषाओं में लिखी थी। जो बाबर थे उन्होंने जो कविताएं वगैरह जो भी वो कुछ भी लिखते थे वो तुर्की भाषा में लिखते थे और वो तुर्की भाषा ही बोलते थे। हमने ये ऊपर पढ़ लिया कि जो उनके पिता थे वो तुर्की थे, उनके वंशज थे ये बाबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाई। जो अकबर थे उन्होंने फारसी भाषा को क्या किया कि दरबार की ही मुख्य भाषा बना दी गई। फारसी भाषा को दरबार में ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए, फारसी जानने वालों को अधिक सम्मान दिया जाता था। जैसे कि मतलब कि जो फारसी भाषा जानते थे, जो बोलना चाहते थे, जिनको फारसी भाषा आती थी, उनको अधिक सम्मान दिया जाता था, मतलब कि रिस्पेक्ट दी जाती थी उनको। ठीक है, राजा, शाही परिवार के लोग, दरबार के सदस्य, यह सब ये फारसी भाषा ही बोलते थे। ठीक है, कौन कौन बोलते थे फारसी भाषा? एक तो राजा ये बोलते थे, और शाही परिवार जो मतलब कि शाही परिवार है वो, और दरबार के सदस्य, ये सब क्या फारसी भाषा बोलते थे। ठीक है, और जो फारसी भाषा जानते थे इनको सम्मान दिया जाता था, मतलब रिस्पेक्ट दी जाती थी इनको बहुत ज्यादा। आगे देखिए, प्रशासन की भाषा भी फारसी बना दी गई। जो प्रशासन था ना उसकी भी भाषा जो है फारसी बना दी गई। लेखकों, अधिकारियों ने यह भाषा लिख ली। ठीक है, जो लेखक होते थे, जो लेखक और अधिकारी वगैरह होते थे ना, उन्होंने भी ये सब चीज एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है भाई, तो उन्होंने भी ये सब चीज लिखनी स्टार्ट कर दी। आगे देखिए, फारसी प्लस हिंदवी ये उर्दू बन जाती थी। मतलब कि देखिए, भाषा तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी है। ठीक है, तो देखिए जैसे बहुत सी जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे से मिलती है, जैसे राजस्थानी या फिर राजस्थानी और हरियाणवी, इनकी ये मतलब कि देखने में तो ऐसे अलग अलग है कि राजस्थानी जो लैंग्वेज है वो अलग है और ये हरियाणवी जो लैंग्वेज है वो अलग है, लेकिन इनके जो कुछ कुछ वर्ड होते हैं ना वो मैच होते हैं, मतलब कि एक जैसे ही लगते हैं हरियाणवी और राजस्थानी भाषा के। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे ही था कि जो ये फारसी और हिंदवी भाषा थी ना, जो हमारी हिंदी भाषा है वो फारसी से मैच होती थी। तो मतलब कि फारसी और हिंदी भाषा को अगर प्लस कर देना तो उसके बराबर में कौन सी भाषा बन जाएगी? उर्दू भाषा बन जाएगी। मतलब कि फारसी और हिंदी भाषा को प्लस करके कोई भाषा, कोई लैंग्वेज निकल के आती है तो वो उर्दू भाषा निकल के आती है। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो क्या क्या हुआ कि फारसी और हिंदी भाषा प्लस इज इक्वल टू उर्दू भाषा बनी। तो देखते हैं आगे, अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा जाता था। जो अकबरनामा होता था ना भाई, वो फारसी भाषा में लिखा जाता था। आगे देखिए, बाबर का स्मरण, बाबर नाम तुर्की भाषा में लिखा गया, लेकिन फिर भी तुर्की फारसी में अनुवाद किया गया था। मतलब कि जो बाबर का जो बाबरनामा था ना, जो बाबर का स्मरण था, उसके बारे में कुछ भी लिखा गया था बाबर के बारे में, वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन फिर भी उसका तुर्की भाषा का ट्रांसलेटर हुआ था फारसी भाषा में। मतलब कि अनुवाद, अनुवाद मीन्स ट्रांसलेटर, वो कौन सी भाषा में हुआ था? फारसी भाषा में हुआ था। लिखा सब कुछ तुर्की भाषा में ही गया था बाबर के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब वो अनुवाद किया गया था ना इसका तो फारसी भाषा में हुआ था। आगे देखिए, महाभारत और रामायण जो है ये संस्कृत के लेख थे, इससे भी फारसी में अनुवाद किया गया था। मतलब जो ये हमारी महाभारत और रामायण है ना, इसका ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, महाभारत और रामायण, लेकिन ये इसका भी अनुवाद बाद में क्या फारसी भाषा में कर दिया गया था, ट्रांसलेटर। ठीक है, महाभारत रजनामा, जो महाभारत है इसको उस टाइम पे रजनामा कहते थे। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है पांडुलिपि की रचना। देखिए इस पे मैंने ना IM लिख रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है, पूछ लिया जाता है कि पांडुलिपि क्या है। ज्यादा से ज्यादा इस वाले चैप्टर से ये टॉपिक जो है जरूर आता है। सो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और आप साथ के साथ अगर नोट करते जा रहे हो ना तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, पांडुलिपि, पांडुलिपि भाई क्या होता है?
तो देखिए, पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक, मतलब कि अभी अभी प्रेजेंट में सब कुछ अवेलेबल होता है, कि मतलब कि जैसे बुक वगैरह छाप दी जाती है, मशीन है आज के टाइम पे, सब कुछ है, 1 मिनट में बुक सैकड़ों छाप दी जाती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ना भाई, ये सब चीज मतलब कि मशीन वगैरह कुछ नहीं होती थी। तो मतलब कि अगर हम पुस्तक लिखते थे ना, तो वो अपने हाथों से लिखते थे, ठीक है, और उसी को पांडुलिपि कहते थे, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखिए, शाही किताब खाना, मतलब कि रचना केंद्र, जो रचना केंद्र होता था ना, उसको शाही किताब खाना बोलते थे। पांडुलिपि यहाँ रखी जाती थी, संग्रह, इसको संग्रह भी बोलते थे। जो मतलब कि जो हाथ से लिखी जाती पुस्तकें थी, वो यहाँ पे लिखी जाती थी। और हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, नोट कर लो, कि मतलब कि एग्जाम में आ सकता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। तो 4 ये ऑप्शन वाले में भी आ सकता है, बाकी आप इसे याद रखो कि हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। पांडुलिपियों की रचना में कई प्रकार के कार्य तथा कई प्रकार के लोग शामिल होते थे। मतलब कि जो ये हाथ से पांडुलिपि लिखी जाती थी ना, इसमें ये नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति जो है लिख रहा है। देखिए, जैसे आज के टाइम पे कोई बुक है, तो जैसे उसकी डिजाइन होता है वो कोई, उस मतलब जो डिजाइन होता है वो अलग है, जो लिखने का वह है वो अलग है, पेज कितने हैं, क्या क्या कुछ है, और कवर वगैरह, तो ये सब कार्य अलग अलग इंसानों के होते हैं, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के होते हैं। तो उस टाइम पे भी सेम ऐसा ही था। तो देखिए क्या है, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको सब क्लियर होगा। तो देखिए, पांडुलिपियों की रचना में कई प्रकार के कार्य तथा कई प्रकार के लोग शामिल होते थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए, फर्स्ट पॉइंट है, पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने के लिए अलग व्यक्ति होता था। जो पांडुलिपि, जो ये पुस्तक है, इसके पन्ने तैयार करने के लिए एक अलग व्यक्ति होता था। पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट है, सुलेखक लिखा है, नकल करनी है, उसके लिए अलग होता था। मतलब कि जैसे सुलेख है, कुछ लिखना है, तो जैसे एक, फॉर एग्जाम्पल, एक बुक है हमारे सामने, हम और उसी की कॉपी किसी दूसरी बुक में उतारे, तो हम उस चीज को देख देख के ही तो लिख रहे हैं। इस वाली बुक से इसमें जैसे कि बोल देते हैं कि नकल करके लिख रहे हैं। तो ऐसा कि मतलब कि जो लेखक है, सबसे पहले वो ऐसे लिख के देखेगा कि उसमें उसको ये लगा कि उसकी राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है या फिर कुछ भी है, तो वो दूसरे लेखक को बुलाएगा कि हमें एकदम परफेक्ट अच्छी राइटिंग चाहिए। तो अब जब वो दोबारा लिखेगा तो उसका देखा हुआ लिखेगा, लेकिन राइटिंग जो है वो एकदम अच्छी हो जाएगी। तो नकल करना, मतलब कि समझ रहे हो आप। तो सेकंड पॉइंट हो गया सुलेख लिखना, नकल करना, इसके लिए जो है एक अलग व्यक्ति होता था। अब देखिए, कोफ्तगार, पुष्ट चमकाने वाले, मतलब कि पन्नों को चमकाने वाले, कोष्ठकार इसको बोलते हैं, पन्नों को चमकाने वाले। तो इसके लिए भी एक अलग व्यक्ति होता था। फोर्थ पॉइंट है, चित्रकार भी अलग व्यक्ति करते थे। मतलब कि जैसे जैसे पांडुलिपि में कोई चित्र वगैरह का कोई कार्य आ गया, कोई चित्र बनाना है, तो इसके लिए एक अलग व्यक्ति होता था, वो पेंटिंग वगैरह करता था, मतलब कि चित्र ड्राइंग जो है वो करता था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, जिल्त चढ़ाने के लिए भी अलग होता था, मतलब कि कवर वगैरह जो जिल्त वगैरह जो चढ़ाए जाते हैं बुक पे, इसके लिए भी अलग होता था। तो पांच पॉइंट बन गए। तो हमारी, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो पांडुलिपि है ये ऐसी तैयार नहीं होती, इसमें अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग व्यक्ति करते हैं। सो मुश्किल नहीं है 5 पॉइंट, वेरी इजी। यार देखो, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर पहले लिख रखा, और ये बहुत इजी टॉपिक लगा मुझे ये टॉपिक लिखते लिखते याद हो चुका था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु माना जाता था। जो मतलब कि जो तैयार, मतलब कि सब कुछ हो गया उस पांडुलिपि का, वो तैयार हो चुकी, तो इसको एक बहुमूल्य वस्तु माना जाता था, ठीक है। तथा बौद्धिक संपदा सौंदर्य के रूप में देखा जाता था। मतलब कि बौद्धिक संपदा और सौंदर्य, मतलब कि वो बन के अच्छी तैयार हो चुकी है, इसमें देखा जाता था। आगे देखिए, सुलेखक और चित्रकार को समाज में ऊंची प्रतिष्ठा मिलती थी। देखिए भाई, जो सुलेखक होता था, मतलब कि लिखने वाला जो लेखक है, वो
सुलेखक और चित्रकार जो इसमें ड्राइंग करता है, इन दोनों व्यक्तियों को समाज में ऊंची प्रतिष्ठा मिलती थी, मतलब कि बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी सिर्फ इन दोनों को। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, कागज बनाने वाले और जिल्त चढ़ाने वाले ये सब गुमनाम कारीगर रह गए। मतलब कि अभी हमने 5 पॉइंट पढ़ के आए हैं अभी हम ऊपर कि पांडुलिपि तैयार करने के लिए अलग अलग कार्य होते हैं और अलग अलग व्यक्ति करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी वो सिर्फ 2 इंसान को दी जाती थी, एक तो लेखक को मतलब कि सुलेखक को जो राइटिंग कर रहा है लिख रहा है, और एक चित्रकार को। इन दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और जो बाकी के जो बच गए मतलब कि कागज बनाने वाले, जिल्त चढ़ाने वाले, वो पेज चमकाने वाले, मतलब कि जो ये जितने व्यक्ति बच गए ना ये गुमनाम रह जाते थे। ठीक है, रिस्पेक्ट जो है सिर्फ इन दो को ज्यादा मिलती थी। आगे देखिए, अकबर को नास्तलिक शैली पसंद थी। ठीक है, लिखने की शैली, जो अकबर थे ना उसको नस्तलिक शैली जो है पसंद थी, मतलब कि लिखने की शैली। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब हम इंग्लिश राइटिंग लिख रहे हैं, इंग्लिश राइटिंग में कर्सिव राइटिंग होती है, तो कर्सिव राइटिंग हमें कितनी अच्छी लगती है, जो हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं वो अच्छी लगती है। तो इसी तरह ये लिखने की शैली जो है अलग अलग होती थी। तो इसी प्रकार अकबर को कौन सी शैली पसंद थी? नस्तलिक की शैली। ठीक है, इनको ये वाली पसंद थी। आगे देखिए, हमारा थोड़ा सा रहता है ये टॉपिक जो पूरा होने वाला है, तो देखते हैं। रंगीन चित्र, इसी का टॉपिक है ये, रंगीन चित्र। तो देखिए, किसी घटना का विवरण देने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था। सुलेखक लिखते समय आसपास की जगह को खाली छोड़ देता था। कुछ समझ में आया? देखिए मैं समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि किसी घटना का विवरण देना है तो उसके लिए हम चित्र बनाते हैं। जैसे कि अब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसके नीचे जैसे हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी फोटोज वगैरह आ जाती है, या फिर कुछ घटना के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी भी पिक्चर आती है। तो सेम ऐसा ही क्या है कि जैसे ऊपर कुछ लिखा हुआ है और नीचे जिस चीज के बारे में लिखा हुआ है उसकी पिक है, मतलब कि उसकी फोटो है। ठीक है, उसका चित्र है, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं। तो देखिए, सुलेखक लिखते समय आसपास की जगह खाली छोड़ देता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक छोटा सा वो करके बता रखा है, आपको समझ आ जाए। देखिए, जैसे ये लाइन लाइन सी बना रखी है, मैंने 3 लाइन लाइन से बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी कुछ लिखना था वो लिख दिया सुलेखक ने। अब इसके आसपास की जगह जो है वो खाली छोड़ दी। जो नीचे देख रहे हो, मैंने कोई लाइन वगैरह नहीं खींची, मतलब कि यहाँ पे नीचे की जगह जो है खाली छोड़ दी कि यहाँ पे चित्र बनाना है। तो चित्र बनाने का कार्य चित्र बनाने वाले जो व्यक्ति है उनका है। सुलेखक का काम था सिर्फ लिखना, उन्होंने लिख दिया भाई अपना ये जितना भी लिखना था, और नीचे की जगह जो है उसने उन्होंने खाली छोड़ दिया। अब उसने आगे से स्टार्ट कर लिया कि हमें आगे क्या करना है, और नीचे जो चित्र बनाना है वो जो चित्रकार है वो बनाएगा। तो इसका मतलब यही है कि सुलेखक लिखते समय आसपास की जगह खाली छोड़ देता था, उसके बाद चित्रकार का कार्य रह जाता था कि अब यहाँ पे चित्र बनाना है। समझ में आया? आगे देखिए, चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को चित्र के रूप में बना देता था। चित्र से पांडुलिपि का सौंदर्य बढ़ जाता था। मतलब कि चित्रकार जो है वो क्या करता था कि ये जो उसको चित्र बनाना था वो बना देता था, और इससे पांडुलिपि का सौंदर्य बढ़ जाता था। मतलब कि इससे जो ये पांडुलिपि और ज्यादा अच्छी लगती थी। मतलब कि पहले जो भी टॉपिक कुछ भी है वो लिखा हो, उसके नीचे फिर उसका चित्र, तो इससे जो है वो अच्छी लगती थी। ठीक है, ये है मतलब कहने का। आगे देखिए, खत्म हो चुका है हमारा ये तो लाइन है। देखिए, अबुल फजल ने चित्रकार को एक जादुई कला माना, जादुई कला। जो अबुल फजल थे इन्होंने चित्रकारी को एक जादुई कला माना, कि मतलब कि एक जादुई कला है, चित्र बनाना भी एक जादू ही कला है। नरजीवन वस्तु को सजीव की तरह माना, मतलब जो नरजीवन जीव वस्तु है ना उसको सजीव की तरह माना। देखिए रेड पेन से लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, जो हमारे टॉपिक है ये यहीं पे खत्म होता है, और ये चैप्टर 9 का पार्ट 1 किया है ये भी यहीं पे खत्म होता है। इसके पार्ट 2 और आएंगे, पार्ट 2 और 3, उसमें हम अपना 9 चैप्टर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है। तो चैप्टर 9 का पार्ट 1 जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही जल्द मैं चैप्टर 9 के पार्ट 2 की और 3 की वीडियोस लेकर आऊंगी, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 9 जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर 10 है, फिर 11 है, 12 हमारा जो है सिलेबस से डिलीट हो चुका है, फिर 13, 14, 15 हमारी पूरी की पूरी बुक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम अपने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर 6 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।